आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल चेक एंड ऑडिटर। इंटरनल चेक एंड ऑडिटर। इंटरनल चेक को देखते हुए ऑडिटर को किस तरह से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए। देखिए, जहां पर इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा है, इंटरनल चेक सिस्टम जिस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रॉन्ग है, सेटिस्फैक्ट्री है, वहां पर ऑडिटर टेस्ट चेकिंग अप्लाई कर सकता है। उसको डिटेल चेकिंग करने की जरूरत नहीं, विस्तृत जांच करने की जरूरत नहीं, वो टेस्ट चेकिंग कर सकता है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेक सिस्टम वीक होता है या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री है अकॉर्डिंग टू ऑडिटर, वहां पर उसको डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर फ्रॉड्स एंड एरर्स के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है जी। अब ये देखने के लिए कि जो इंटरनल चेक सिस्टम है वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, ऑडिटर कैसे इवैल्यूएट करेगा इंटरनल चेक सिस्टम को। हाउ टू इवैल्यूएट इंटरनल चेक सिस्टम। एक ऑडिटर इंटरनल चेक सिस्टम का मूल्यांकन कैसे करेगा। क्योंकि पहले वो चेक करेगा कि इंटरनल चेक सिस्टम कैसा है, फिर उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि उसको टेस्ट चेकिंग अप्लाई करनी है या फिर डिटेल्ड चेकिंग अप्लाई करनी है। सो इवैल्यूएशन कैसे करेगा। इवैल्यूएट करने के लिए वो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन से रिटन डिस्क्रिप्शन लेगा इंटरनल चेक सिस्टम की। रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। हर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल चेक सिस्टम का एक रिटन फॉर्म होता है, एक रिटन डिस्क्रिप्शन, लिखित विवरण होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले इंटरनल चेक सिस्टम का जो लिखित विवरण है वो ऑर्गेनाइजेशन से ले लेगा, ताकि उसको बेसिक आइडिया हो जाए, उसको आइडिया हो जाए कि इंटरनल चेक सिस्टम कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल चेक सिस्टम का उसको एक आइडिया हो जाएगा कि ऐसा है। सेकंड, जब उसको लिखित विवरण मिल गया, रिटन डिस्क्रिप्शन मिल गई इंटरनल चेक सिस्टम की, उसके बाद वो देखेगा कि क्या इंटरनल चेक सिस्टम इस लिखित विवरण के हिसाब से लागू हो भी रहा है या नहीं। चेक वेदर internal check system is practically implemented। क्या प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रहा है एज पर रिटन डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी। ऑडिटर चेक करेगा कि इंटरनल चेक सिस्टम वास्तविक रूप में लिखित विवरण के हिसाब से लागू हो रहा है या नहीं। क्यों भाई, प्लान करना एक चीज है बेटा, लेकिन प्लान को लागू करना दूसरी चीज है।
प्लान तो आपने बहुत अच्छे अच्छे बना रखे हैं। प्लान तो आपने ये बना रखे हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद मैं जी 1 घंटे का ब्रेक लूंगा, और 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद मैं दोबारा से पढ़ाई में जुट जाऊंगा 3:30 बजे से, और 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को टाइम दूंगा। प्लान तो आपने बहुत अच्छे बना रखे हैं, ख्याली पुलाव, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, तो क्या आप इस प्लान के हिसाब से चल पाते हैं या नहीं, वो देखने वाली बात है। प्लान्स तो अच्छे अच्छे कर लेते हैं हम, लेकिन वो प्लान्स लागू किस हद तक हम कर पाते हैं, ये देखना जरूरी है। सिमिलरली जो ऑडिटर है वो सबसे पहले देखेगा कि आपने प्लान किस तरह से कर रखा है, लिखित विवरण लेगा आपके प्लान का। आपने ये प्लान बना रखा है, आपसे लिखित विवरण ले लेगा। उसके बाद वो ये चेक करेगा कि क्या प्लान के हिसाब से, आपके टाइम टेबल के हिसाब से, या आपके लिखित विवरण के हिसाब से, क्या आप उसको वास्तविकता में लागू कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर तो आप अच्छे से लागू कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि इंटरनल चेक सिस्टम सेटिस्फैक्टरी है, संतोषजनक है। और अगर इंटरनल चेक सिस्टम सिर्फ बुक्स में ही है, सिर्फ रिटन फॉर्म में ही सुंदर लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में जब उसको लागू किया जा रहा है तो उसमें बहुत कमियां निकल के आ रही हैं, ऐसे में आप कहेंगे कि जो इंटरनल चेक सिस्टम है वो असंतोषजनक है। ऋषभ, आई नो आपकी पर्सनल चैट चल रही है बेटा। ओके जी, सो ये सब देखने के बाद अब वो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा। देखिए, वो इंटरनल चेक सिस्टम को इवैल्यूएट कर रहा है। अब वो नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला है, लिखित विवरण ले लिया, ये देख लिया कि वो लागू ढंग से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। फिर वो स्टडी करेगा, स्टडी द वर्क ऑफ ईच एम्प्लॉय। हर कर्मचारी के काम को पढ़ेगा कि इस कर्मचारी का क्या काम है, और देखेगा कि क्या वर्क रोटेशन हो रही है या नहीं। वर्क रोटेशन का कंसेप्ट मैंने आपको कल बताया था कि आप एक एम्प्लॉय को अधिक देर के लिए एक काम ना सौंपें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो चेंज करते रहें। वर्क रोटेशन चेक करें कि किस हिसाब से वर्क रोटेशन हो रही है। कंपल्सरी लीव, ये कंसेप्ट भी मैंने आपको कल करवाया था, अनिवार्य अवकाश वाला। तो हर कर्मचारी का काम चेक करे, वर्क रोटेशन चेक करे, और अनिवार्य अवकाश जैसी चीजों को चेक करे, ताकि उसे पता चल पाए कि इंटरनल चेक सिस्टम कैसा है। उसके बाद वो देखे कि क्या कोई वीकनेस तो नहीं है, जो सिस्टम है, इंटरनल चेक सिस्टम है, उसमें कोई वीकनेस तो नहीं। वीकनेस मतलब कोई कमजोरी या फिर किसी तरह की कमी तो नहीं है इंटरनल चेक सिस्टम में। अगर ये कमजोरी या कमी है तो जो इंटरनल चेक सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। फ्रॉड्स एंड एरर्स की जो संभावना है वो अधिक है, और जहां पर इंटरनल चेक सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, फ्रॉड्स एंड एरर्स की संभावना ज्यादा है, वहां पर ऑडिटर को डिटेल्ड चेकिंग करनी पड़ेगी, विस्तृत जांच, विस्तृत जांच करनी पड़ेगी। वो टेस्ट चेकिंग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो टेस्ट चेकिंग करेगा
इंटरनल सिस्टम जब कमजोर है और उसने टेस्ट चेकिंग कर ली तो फ्रॉड्स एंड एरर्स की जो संभावना है वो ज्यादा रह सकती है। और अगर वीकनेस नहीं है, अगर वीकनेस नहीं है इंटरनल चेक सिस्टम में, नो वीकनेस, कमजोरी नहीं है, स्ट्रॉन्ग इंटरनल चेक सिस्टम है, इंटरनल चेक सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे में फ्रॉड्स एंड एरर्स की जो संभावना है वो कम हो जाती है। और फ्रॉड्स एंड एरर्स की संभावना कम रहे तो अब वो टेस्ट चेकिंग अप्लाई कर सकता है, उसको डिटेल्ड चेकिंग करने की जरूरत नहीं, उसका टाइम बचेगा, वो टेस्ट चेकिंग के ऊपर रिलाई कर सकता है। व्हाट इज टेस्ट चेकिंग, ये मैं बता चुकी हूं आपको कि 100 ट्रांजैक्शंस में से आप कोई 20 या 30 ट्रांजैक्शंस ही चेक कर रहे हैं, दैट इज टेस्ट चेकिंग। और डिटेल्ड चेकिंग क्या होता है, ऑल 100 ट्रांजैक्शंस को चेक करना, सभी 100 ट्रांजैक्शंस को चेक करना इज डिटेल्ड चेकिंग। ठीक है जी। सो इस हिसाब से जो ऑडिटर का वर्क है वो डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेक सिस्टम कैसा है उस हिसाब से। नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक आता है कि एडवांटेजेस क्या हैं इंटरनल चेक सिस्टम के। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक, क्या फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि एम्प्लॉइज के ऊपर एक मॉरल इन्फ्लुएंस रहता है, मॉरल इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉइज। जो ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी हैं उन पर नैतिक प्रभाव रहता है। हाँ जी, इन द चैट बॉक्स प्लीज, नैतिक प्रभाव क्यों रहेगा, मॉरल इन्फ्लुएंस क्यों रहता है एम्प्लॉइज के ऊपर। एम्प्लॉइज के ऊपर मॉरल इन्फ्लुएंस क्यों रहता है, क्योंकि उनमें एक फियर रहता है, एक डर रहता है। किस बात का डर रहता है कि अगर कोई एरर हो गया, कि अगर कोई गलती हो गई, इन केस ऑफ एनी एरर, गलती, तो क्या होगा, एम्प्लॉय विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, कि अगर उससे कोई गलती हो गई तो उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस बात का उसमें एक डर रहता है जिसकी वजह से वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, फुल ऑनेस्टी। अपना जो काम है वो ईमानदारी से करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। ये पॉइंट तो हम कहीं पे भी डाल देते हैं भाई, ये पॉइंट तो कहीं पर भी किसी भी तरह के एडवांटेज में ये पॉइंट आपको मिलता ही मिलता है। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, फ्रॉड्स एंड एरर्स को रोका जा सकता है। इंटरनल चेक सिस्टम लागू करके फ्रॉड्स एंड एरर्स को रोका जा सकता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय का काम दूसरे एम्प्लॉय द्वारा चेक होना है। सो जो गलतियों के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, अगर गलती होगी तो वो जल्दी से पकड़ी जाएगी। चांस ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स रिड्यूस्ड,
कम हो जाता है। और यदि हो भी जाए तो जल्दी से पकड़ा जाता है और डिटेक्टेड इमीडिएटली। जल्दी पता लग जाता है। या तो कम हो जाते हैं फ्रॉड्स एंड एरर्स, या फिर जल्दी पता चल जाते हैं। क्यों? ये देखिए, मान लीजिए मैंने आप में से 3 लोगों को कुछ काम दिया है करने के लिए। 3 लोगों को कुछ काम दिया है। एक को मैंने कहा है कि जर्नल एंट्री पास कीजिए, दूसरे को मैंने कहा है कि पोस्टिंग कर दीजिए, और तीसरे को बोला है कि ट्रायल बैलेंस बना दीजिए। और आपको जर्नल एंट्री करनी है गुड्स परचेज्ड की। आपने गुड्स परचेज करी है, उसकी एंट्री पास करनी है। तो आपने एंट्री, ए ने एंट्री पास करी जर्नल में, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कैश में परचेजेस करे हैं 10,000 10,000। उसके बाद ये जो बी है ये पोस्टिंग करने लगा। पोस्टिंग करते हुए इसने गलती से परचेजेस की जगह परचेज रिटर्न में डाल दिया। इसने परचेज एक रिटर्न वाली बुक उठाई और वहां पर उसने 10,000 की एंट्री कर दी परचेज रिटर्न वाली बुक में। कैश बुक में उसने ठीक एंट्री करी, कैश बुक में उसने ठीक एंट्री करी बाय परचेजेस, कि भाई परचेज करी है 10,000 की। लेकिन परचेज बुक में एंटर करने की बजाय उसने गलती से परचेज रिटर्न बुक में एंटर कर दिया। ठीक है जी। अब जो ए है वो तो इसकी गलती पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ए गलती करता तो बी पकड़ लेता, लेकिन बी की गलती कौन पकड़ पाएगा? उसके नेक्स्ट लेवल का एम्प्लॉय सी। जब सी ने ट्रायल बैलेंस बनाया, या फिर आप यहां पर ये कर दीजिए, परचेज बुक में उसने एंट्री तो पास करी, परचेज बुक में, लेकिन उसने गलती से यहां पर ना एक जीरो कम लगा दी, 1,000 बना दिया इसको 10,000 की जगह। गलती किसी से भी हो सकती है। यहां पर उससे एरर हो गया। देखिए, दिस इज व्हाट, दिस इज एरर। यहां पर एरर हो गया। अब देखते हैं कि एरर डिटेक्ट कैसे होगा इंटरनल चेक सिस्टम के चलते। तीसरा इंप्लॉई ट्रायल बैलेंस बनाने चला। देखिए, ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट, डेबिट बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस, उसने यहां पर परचेजेस की एंट्री कर दी, परचेज 1,000, और कैश की एंट्री कर दी 10,000 की। ठीक है जी, 10,000 1,000। आप मुझे ये बताएं कि ट्रायल बैलेंस में कितने का डिफरेंस आएगा? चैट बॉक्स प्लीज। ट्रायल बैलेंस में कितने का अंतर आएगा? कितने का डिफरेंस आ जाएगा भाई? कम ऑन इन द चैट बॉक्स प्लीज। 9,000। 9,000 का डिफरेंस आएगा जब वो ट्रायल बैलेंस बनाएगा, और फिर वो लोकेट करने की कोशिश करेगा कि भाई जो ट्रायल बैलेंस में ये अंतर है ये किस वजह से आ रहा है। ठीक है जी संजना, मोहित, ये जो डिफरेंस है 9,000 का, ये क्यों आ रहा है? और पता लगाते लगाते उसको ये पता चलेगा कि उसकी जो बी है उसने परचेजेस की जो अमाउंट है वो गलत एंटर कर दी है, 10,000 की जगह 1,000 एंटर कर दिया है, और इस तरह से जो एरर है वो पकड़ा जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो दिस इज वन प्रैक्टिकल एग्जांपल कि किस तरह से इंटरनल चेक सिस्टम के द्वारा एक एम्प्लॉय का काम क्योंकि दूसरे एम्प्लॉय द्वारा चेक हो जाता है, तो
या तो गलतियों की संभावना कम हो जाती है, या फिर अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसका पता चल जाता है नेक्स्ट लेवल पर जाकर. Then your third point of advantage is increase in the efficiency of employees. Increase in the efficiency of employees. Employees की जो क्षमता है वो बढ़ती है. कैसे बढ़ जाती है एम्प्लॉइज की काम करने की क्षमता? जब आप एक ही काम बार बार करते हैं तो आप उसमें बेहतर हो जाते हैं, आप उस काम को और अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं. डूइंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन. एक ही कार्य बार बार करने से क्षमता बढ़ती है, आप उस काम को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं, आप स्पेशलाइज हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं उस काम को करने में. फोर्थ, ईज इन ऑडिट. ऑडिट के काम में आसानी रहती है. ऑडिट के कार्य में रहती है आसानी. क्यों ऑडिट के काम में आसानी रहती है? क्योंकि अगर इंटरनल चेक सिस्टम सैटिस्फैक्टरी है, संतोषजनक है, ये पॉइंट हम रिपीट कर चुके हैं पहले. अगर इंटरनल चेक सिस्टम सैटिस्फैक्टरी है, स्ट्रॉन्ग है, तो ऑडिटर को ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो टेस्ट चेकिंग कर पाएगा, और टेस्ट चेकिंग में कम समय लगता है. कम समय लगता है, कम मेहनत लगती है, लेस टाइम एंड लेस एफर्ट्स. ठीक है जी, कम टाइम लगता है और कम एफर्ट्स लगते हैं, लेस टाइम एंड लेस एफर्ट्स. इस वजह से ऑडिटर का जो काम है वो आसान हो जाता है. अर्ली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. अर्ली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स जल्दी बन जाते हैं. क्यों जल्दी बन जाते हैं? फाइनल अकाउंट्स जल्दी क्यों बन जाते हैं? जल्दी इस वजह से बन जाते हैं क्योंकि कोई भी एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं रहेंगे. इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा होगा तो एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं होंगे, और एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं होंगे तो जो ट्रायल बैलेंस है वो जल्दी टैली कर जाएगा. ट्रायल बैलेंस विल टैली इजीली, जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा. दोनों साइड्स ट्रायल बैलेंस की जल्दी से मैच हो जाएंगी, और जितनी जल्दी ट्रायल बैलेंस मैच करता है उतनी जल्दी आपका जो P&L और बैलेंस शीट है वो तैयार हो जाते हैं. एंड लास्ट इज बेनिफिट टू एम्प्लॉयर. बेनिफिट टू एम्प्लॉयर, क्या फायदा रहता है एम्प्लॉयर को? जो एम्प्लॉयर है उसे क्या फायदा रहता है? उसे ये फायदा रहता है कि उसको विश्वास हो जाता है, बिलीफ. राजेंद्र प्लीज कंट्रोल योर हैंड्स. बिलीफ. employer has belief in the accounting system. उसको विश्वास रहता है अकाउंटिंग सिस्टम पर.
जिस वजह से वो टेंशन फ्री रहता है, उसे पता है कि कोई एरर नहीं हो पाएगा, वो टेंशन फ्री रहता है और टेंशन फ्री रहने की वजह से वो अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है और एरियाज में, फोकस हिज अटेंशन इन अदर इम्पोर्टेंट एरियाज। अपना ध्यान अधिक जरूरी एरियाज में केंद्रित कर सकता है। ठीक है जी, अच्छे डिसीजंस ले सकता है अपने बिजनेस के लिए। अगर वो इन्हीं सब में उलझा रहेगा, कभी किसी एम्प्लॉय ने झोल कर दिया, कभी किसी एम्प्लॉय ने झोल झोल कर दिया, कभी किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया, कभी किसी दूसरे एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया, कोई गुड्स चुरा रहा है, कोई कैश चुरा रहा है, एम्प्लॉयज में आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अगर वो इन सब मुसीबतों में उलझा रहेगा तो जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसके ऊपर कैसे फोकस कर पाएगा। इसीलिए जो एम्प्लॉयर है वो अपना ध्यान इंटरनल चेक सिस्टम के रहते हुए अच्छे एरियाज में केंद्रित कर सकता है, उसको अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर विश्वास रहता है। दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक। क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो नैतिक प्रभाव रहता है एम्प्लॉयज के ऊपर, उनमें डर रहता है कि अगर गलती हो गई तो उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, इसलिए वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। फ्रॉड्स एंड एरर्स को रोका जा सकता है, फ्रॉड्स एंड एरर्स के चांसेस हो जाते हैं कम, या फिर अगर फ्रॉड्स एंड एरर्स हो भी जाए तो उनका पता जल्दी से लगाया जा सकता है। इसमें मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था। एम्प्लॉयज की काम करने की क्षमता बढ़ती है क्योंकि हर एम्प्लॉय को अपना अपना काम बांट दिया जाता है, जिस वजह से जब एक ही एम्प्लॉय एक काम को बार बार करता है तो वो उस काम में निपुण हो जाता है। ऑडिट में हो जाती है आसानी क्योंकि इंटरनल चेक सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री हो तो जो ऑडिटर है वो अपना काम लेस टाइम और लेस एफर्ट्स में कर सकता है। फाइनल अकाउंट्स जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं क्योंकि एरर्स एंड फ्रॉड्स के चांसेस कम हो जाते हैं, तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो जल्दी से टैली कर जाता है, और जैसे ही ट्रायल बैलेंस टैली कर गया तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तो बन ही जाएगी आपकी। देन एम्प्लॉयर को होता है बेनिफिट क्योंकि जो एम्प्लॉयर है उसका विश्वास रहता है कि एरर्स एंड फ्रॉड्स नहीं हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अपना ध्यान जो है वो अधिक जरूरी जो क्षेत्र हैं उनमें लगा सकता है। सो these are some advantages of internal check. डिसएडवांटेजेस अगर आप हो सके तो खुद करें। डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में आपके 5 पॉइंट्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी की अटेंडेंस रहती है